Welcome, dear Education Point. Today discuss the most important concept and most important topic of the organic chemistries. Dear students, we are already know. आप पहले से जानते हो कि 12th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं और बच्चे ऑर्गेनिक को लेकर के डरे हुए हैं कि ऑर्गेनिक में ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से सॉल्व करना है, इतनी छोटी छोटी और एक बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक आपको बताने वाला हूं। मैं ऑनेस्टली मेरी क्लास से कम ऑर्गेनिक जो हमारी 35 मार्क्स की आती है, इनसे 25 जो कि मार्क्स बिल्कुल 100% श्योर करेगी। मैं आपको टॉपिक डिस्कस करूंगा जिनमें से मैं जो क्वेश्चंस आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, वो केवल रिएक्शंस को छोड़ करके, प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ करके बाकी के जितने भी रीजनेबल कॉन्सेप्ट्स हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, ये रिएक्टिविटी क्यों ज्यादा है, इसकी बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट, मतलब वो सारे जेन्युइन क्वेश्चंस जो जिनसे बच्चा डरता है रिएक्टिविटी पे, डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पर, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, काइंड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके 20 मार्क्स तक कवर करते हैं, वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप कंटिन्यूस देखें और कंटिन्यूस बने रहें। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, नेक्स्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का है, तो उसको देखते हुए आपके साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो आज हमारे पास टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को छोड़ करके आज वो सारे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा जो कि केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं इंपोर्टेंट क्या है। देखो, एक क्वेश्चन आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आने वाला है। इसमें से आना है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आएगा। किसमें से आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में से आएगा। एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं, देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। एक एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में, एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट हैं। दूसरा आपका रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। किसका है? रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है कि ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता। तो ये 3 इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इन 3 कॉन्सेप्ट्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं आज जो आपसे सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं वो करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद मैं आपको एसिडिटी बेसिसिटी के साथ जाऊंगा, फिर मैं आपको रिएक्टिविटी के बेस के क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं वो कर रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या डिस्कस कर रहा हूं मैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट होगा हमारा क्या, एसिडिटी और बेसिसिटी। तो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपके साथ, एसिडिटी और बेसिसिटी को लेकर के चलना। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा वो है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, देखो सॉल्बिलिटी आती है। सॉल्बिलिटी, आपने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट सुना होगा, आपने डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट सुना होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, आपने सॉल्बिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और डाइपोल मूवमेंट, ये सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज है, और एक आता है कंपेरेबिलिटी ऑफ द सॉल्बिलिटी, इसके बारे में आ जाए, चाहे आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आ जाए, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले सॉल्बिलिटी के कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं। आपको पता है कि सॉल्बिलिटी हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ी है, पोलर इन पोलर, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो सॉल्बिलिटी है वो डिपेंड करती है एच बॉन्डिंग पर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पर। देखिए, आपको जब भी कभी सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन आएगा, तो सॉल्बिलिटी का जो क्वेश्चन आएगा कि दिस कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, दिस कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दिस कंपाउंड आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड डिक्रीज द सॉल्बिलिटी एंड इंक्रीज द सॉल्बिलिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉल्बिलिटी। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके साथ रहेंगे। तो सॉल्बिलिटी में जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो हेलो एल्केन
हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स, ये लेस सॉल्युबल, वेरी लेस सॉल्युबल लिखेंगे, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो आप इसका एक आंसर दोगे ड्यू टू एच बॉन्डिंग। क्या आंसर दोगे? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती कि वो अपना बॉन्ड तोड़ करके वाटर के साथ एच बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं, वाटर के अंदर के बॉन्ड को तोड़ करके उनके साथ एच बॉन्डिंग बना सके। तो रीजन क्या है? एच बॉन्डिंग। ठीक है। अच्छा, कई क्वेश्चन आते हैं जैसे एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइन, एल्डिहाइड, कीटोन आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। और एक और रह गया ईथर, सॉरी ईथर। ये क्या होते हैं? सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर घुल जाते हैं। पता डियर क्यों? बिकॉज दे फॉर्म द एच बॉन्डिंग। ये क्या फॉर्म करते हैं? सब एच बॉन्डिंग बनाते हैं। दे फॉर्म, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज दे फॉर्म्ड एच बॉन्डिंग। क्या बनाते हैं बेटा? एच बॉन्डिंग बनाते हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके बता देता हूं। जैसे मैंने एल्कोहल ले लिया, ROH, ठीक है। यहां पर मैंने क्या ले लिया? H। जैसे कि आपने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल, ये हमारा एल्कोहल है। ऐसे हमने यहां पर O और H ले लिया, यहां पर फिर इनके बीच में क्या बन गई? एच बॉन्डिंग बन गई। क्या बन गई? एच बॉन्डिंग बन गई। वाटर के और एल्कोहल के बीच में एच बॉन्डिंग बनती है। अब आप किसी को देखो, एल्डिहाइड के बीच में एच बॉन्डिंग बनती है, अमाइन के बीच में। ये सब कंपाउंड, एल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड ईथर, दे फॉर्म द एच बॉन्डिंग। क्या फॉर्म करते हैं? एच बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। क्लियर है? क्या फॉर्म करते हैं? एच बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, इसलिए वाटर में घुल जाते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और भी आता है। देखो, ये तो क्लियर हो गया कि एच बॉन्डिंग बनाते हैं। ये सारे कंपाउंड्स वाटर में घुल जाते हैं बिकॉज दे फॉर्म द एच बॉन्डिंग। अच्छा, एक और चीज आती है, अगर इन सब कंपाउंडों में दीज ऑल कंपाउंड्स कंटेन द एल्काइल ग्रुप, है ना, अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं, इंक्रीज एल्काइल ग्रुप, अगर हमारे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ये मीथेनॉल है, फिर मेरे पास इथेनॉल है, मेरे पास अब सेकेंडरी एल्कोहल आ गया, एक एल्काइल ग्रुप और बढ़ गया, फिर मेरे पास टर्सरी आ गया। अब इनमें से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है? देखो, ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, ऐसे होगा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। अब कारण क्या है? जब जब एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं ना, जब जब एल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि एच बॉन्डिंग डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बढ़ने के कारण से। तो आपने पढ़ा होगा इंक्रीज, यानी कि प्लस आई इफेक्ट, बढ़ता है, एच बॉन्डिंग क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी अपने आप से कम हो जाएगी। ऐसा केस इन सब में होगा भाई, ऐसा केस सबके अंदर पाया जाएगा सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस में। आप देखोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, एल्कोहल है, देखो बेटा ये तो आपको थोड़ी बहुत तो आइडेंटिफाइड होगी, आप पूरी साल पढ़े हो कि एल्कोहल का ग्रुप क्या होता है? ROH। फिनॉल का क्या होता है? बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अमाइन RNH2। एल्डिहाइड RCHO। कीटोन RCOR। ईथर ROR। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहे हैं भाई। देखो, ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाते हैं बिकॉज दे फॉर्म द एच बॉन्डिंग। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, इंक्रीज द एल्काइल ग्रुप, डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी। यानी कि ग्रुप में एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स बढ़ेंगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना।
बेटा मोस्टली कॉन्सेप्ट में हमारे पास सॉल्बिलिटी का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आपको बेटा प्लीज बहुत कॉन्सेप्टली इन चीजों को याद रखना। अगर कहीं 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है तो इस केस में आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा सॉल्बिलिटी के केस में एच बॉन्डिंग रखी हुई ज्यादातर केसेस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे अब हम। अब हमारा क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है अभी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत अच्छे से जानते हो। देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा एक्सेप्शनल केस कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है। किसी भी केस में एनीबॉडी एनी केस किसी भी केस में अगर हम जाते हैं बेटा तो अगर मास किसी भी कंपाउंड का बढ़ रहा है, अगर मास बढ़ता है किसी भी कंपाउंड का तो याद रखिएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा बढ़ेगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मास के केस में क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी केस में जाइए आप, बट एक पर्टिकुलर फैमिली के केस की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन का हो, चाहे एल्कोहल के केस का हो, चाहे वो हेलोएल्किन के केस का हो, मतलब मास जब बढ़ता है कंपेरेबिलिटी अलग होती है, वहां पर कई फैक्टर्स लग जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग्स के केस आ जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारी केसेस आ सकते हैं। परंतु अगर सेम फैमिली के बीच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो मेरे पास है CH3Br CH3Cl। अब बताओ किसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। मुझे पता है Br का ज्यादा है बिकॉज Br का मास ज्यादा है, क्लोरीन का मास कम है। तो सो दैट भाई मेरे को क्लियर हो गया ना, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सीधा सीधा केस हमारे साथ डिस्कस करना है ना, कोई भी केस हो। अब ब्रांचेस किसकी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ले लें, मतलब जनरल फॉर्मूले के साथ, जैसे Br है मेरे पास और यहां पर CH3 CH2 Br है। अब मुझे दिख नहीं रहा कि मेरे का एक CH2 यानी कि 14 मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो इसका होगा, क्योंकि Br तो सिमिलर है, देन ग्रुप इज सिमिलर बट इंक्रीज द CH यानी मास हमारा कितनी यूनिट बढ़ गया 14 यूनिट बढ़ गया। तो मास के केस में चाहे वो हेलोजन फैमिलीज में हो, चाहे वो एल्कोहल फैमिली में हो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हो, एनीबॉडी अमाइंस में हो, मास बढ़ता है तो क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चाहे वो हेलोजन फैमिली के ग्रुप में बढ़ रहा हो, चाहे वो नंबर ऑफ हेलोजन्स में बढ़ रहा हो, चाहे वो एल्काइल ग्रुप में बढ़ रहा हो, चाहे वो पेरेंट चेन में बढ़ रहा हो, तो मास हमेशा डाल। बट बेटा इसी के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट और आता है इन केस ऑफ आइसोमेरिक। ये पूरी ऑर्गेनिक को कवर करेंगे भाई, मैं आपसे पहले कह रहा हूं डियर्स, ये पूरी ऑर्गेनिक को कवर करेंगे। इन केस ऑफ आइसोमेरिक की बात करता हूं मैं, किसकी बात करता हूं मैं आइसोमेरिक की बात करता हूं। तो आइसोमेरिक में क्या होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो भाई ऑब्वियसली हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये मास ऑलवेज क्या रहने वाला है, मास क्या रहेगा सेम रहेगा। मास तो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चलता है ना, तो मास क्या है सेम है, मास ऑब्वियसली सेम चल रहा है अभी हमारा। तो क्या होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम और ज्यादा होगा। तो भाई आइसोमेरिक केस में हमारी ब्रांच बन के आती है, क्या बन के आती है ब्रांच, क्या बनेंगी ब्रांच बनेंगी। तो याद रखना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ ब्रांच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। क्या होगा ब्रांचिंग के केस में क्या होगा इनवर्सली। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया जैसे CH3 CH2 Br, या एल्कोहल ले लो, एल्डिहाइड कीटोन एनीबॉडी कोई भी ग्रुप ले लो। चलो मैं एल्कोहल ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं मैंने एल्कोहल ले लिया। तो एल्कोहल ले लिया तो भाई क्या हुआ, अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है C4H325 यानी कितना हो गया भाई 5 7 8 हो गया। अब क्या आ गया O आ गया, तो C4H8O आ गया। अब मैंने इसको इस ब्रांच में बना दिया इस तरीके से, ठीक है मैंने इस ब्रांच में बना दिया भाई इसको ऐसे, सॉरी भाई यहां पर 3 था तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रांच में बना दिया। अब इसका सरफेस एरिया देखिए ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है कम। तो ब्रांचिंग के केस में क्या आ जाता है सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा
उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो किसका ज्यादा, मानो ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये कौन सा है सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसका ज्यादा होगा ना प्राइमरी का। तो याद रखिएगा ब्रांचिंग के केस में हमेशा जब भी हम जाते हैं तो प्राइमरी केस को आप फर्स्ट लेंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी को लेंगे, फिर उसके बाद टर्सरी को लेंगे। याद रखिएगा आइसोमेरिक केस में। तो आइसोमेरिक किसी का भी हो, चाहे एल्डिहाइड का, कीटोन का, भाई इतना तो आप देख सकते हो कि भाई कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन। अगर दोनों कंपाउंडों में सिमिलर है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग दे रखा है, नाम अलग अलग दे रखा है, तो आपको आइडेंटिफाइड रखना चाहिए कि कौन प्राइमरी है कौन सेकेंडरी है। जो प्राइमरी केसेस में होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा भैया, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस यहां पर चलते हैं। अगर हम कंपेरेबिलिटी की बात करें, किसकी कंपेयर करें हम कंपाउंडों में, किसको, अगर हम पूरे ऑर्गेनिक के कंपाउंड में जो हमारी 12th के ग्रुप में दे रखे हैं, अगर हम रियल में उनके अंदर कंपेयर देखते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्टली सिमिलर है और उनके साथ में कंपेरेबिलिटी देखता हूं किसकी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखिए सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद होगा एल्कोहल का। किसका होगा भाई, एल्कोहल का होगा। फिर उसके बाद होगा हमारा अमाइंस का। किसका होगा, अमाइंस का होगा। फिर कीटोन और एल्डिहाइड का ऑलमोस्टली सिमिलर रहता है, वैसे कीटोन का थोड़ा ज्यादा होता है अप्रोक्सीमेटली, फिर एल्डिहाइड आता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ जाता है, एक अल्काइल ग्रुप कीटोन में ज्यादा होता है। कीटोन में और एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बन का डिफरेंट होता है, तो थोड़ा सा मास जो ऑब्वियसली ज्यादा होता है वो किसका होता है। फिर हमारा किसका होता है, हेलो एल्केन का होता है। किसका होता है भाई, हेलो एल्केन का होता है। फिर ईथर का होता है। किसका होता है, ईथर का। इस तरीके से फिर ईथर के बाद हमारा क्या बचता है, हाइड्रोकार्बन बचता है भाई। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्यों है, फिर अल्कोहल का, फिर अमाइंस का। बिकॉज देखो एक चीज बहुत अच्छी है, मैं आपको यहां पर बात करता हूं, इन तीनों केसों में एच बॉन्डिंग की बात करते हैं, इनकी एच बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है। इस केस में किसकी बात करते हैं हम, एच बॉन्डिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं डीएस लाडले, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल में। और एक और चीज, ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना, डाइमर की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। इन दोनों की बात करें तो डाइपोल इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शंस की बात करते हैं, डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है ना उसकी बात करते हैं। अगर हम ईथर की और इसकी बात करें तो पोलैरिटी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे भाई, रट लो, पोलैरिटी की बात करें। ये अपना कोवलेंट बॉन्डेड है जनरली, सबसे कम पोलैरिटी में हो जाता है। तो भाई केस क्या हुआ, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। वाई, क्यों, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका है भी, मेरा बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। वाई, क्यों है भाई ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आता है। पता है एक कॉन्सेप्ट बहुत एक्सेप्शनली केस बता देता हूं, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, डाइमर्स की फॉर्म में होता है। जैसे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर और ये OH, ऐसे एक और ले लेते हैं क्योंकि हमेशा ये किसकी फॉर्म में पाया जाता है, किसकी फॉर्म में पाया जाएगा, मैंने अभी बोला डाइमर की फॉर्म में पाया जाएगा। किसकी फॉर्म में पाया जाएगा भाई, ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। जब ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, एच बॉन्डिंग को शो करेगा। किसको शो करेगा, एच बॉन्डिंग। तो इसके अंदर कितनी एच बॉन्डिंग है, ये 2 एच बॉन्डिंग इसके अंदर दिखती है, एक ये एक ये एच बॉन्डिंग। तो इसकी इसके ज्यादा हुई, इससे ज्यादा हुई क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। देखो अगर मैं केस देखता हूं तो इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाए तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है साहब। जब ये ज्यादा इंक्रीज होगी तो ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर हैलो एल्केन, अरे हैलो एल्केन के जो होता है कि वो एच बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है, उसकी पोलैरिटी कम होती चली जाती है। तो ये केस है, ये डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं भाई, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, अमाइन हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, हैलो एल्केन्स हो गया, ईथर हो गया और हाइड्रोकार्बन। तो कंपेरेबिलिटी है, पर्टिकुलर केसेस में वही मास और आइसोमेरिक का केस चलेगा, और बाकी का आपकी जो कंपेरेबिलिटी का केस है वो यहां से चलेगा। आपसे कोई पूछने लगे कि भाई ये क्या है, कंपेरेबल
मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि इनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली क्या है, सिमिलर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि पूछ लिया गया कि इथेनॉल एंड, यहां पर ऑब्लिक में ले लेता हूं मैं, डाई मिथाइल ईथर, ये दोनों का फॉर्मूला ये है CH3CH2OH, ठीक है। इसका CH3O और CH3 ये। अब हम देखें तो C2H6O है, C2H6O है, तो दोनों का मास क्या है, सिमिलर है, बट आंसर क्या है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, लाड लो क्या रीजन है इसका, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ये रीजन है भाई इसका, याद रखिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको रीजंस में आपको बता के चल रहा हूं। इन तीन केस में H बॉन्डिंग का केस रखेंगे, इसकी ये डायमेरिक है, 2H बॉन्डिंग को शो करता है स्ट्रॉन्ग, फिर अल्कोहल की ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है देन कंपेयर टू अमाइन, सो दैट इसलिए हमारी जो है ये हमारे मल्टीपल बॉइलिंग पॉइंट है, जो ग्रुपों में डिफरेंट देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारा मल्टीपल बॉइलिंग पॉइंट का देखो, कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए भी, तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, पूरी साल पढ़े हो। ग्रुपों के आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मूले, मास की बात कर रहा हूं मैं, बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं मैं। डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंटम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी चीज है। तो भाई मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं है यहाँ पर, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। दो ही क्वेश्चन हमारी पूरी 12th की केमिस्ट्री में, केवल डाइपोल मोमेंटम के 2 क्वेश्चन है भाई, लाडो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहे हो भाई, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखो पहला डाइपोल मोमेंटम का क्वेश्चन हैलो एल्केन्स में आता है। वैसे मैं आपको बता दूं, डाइपोल मोमेंटम न्यू से रिप्रेजेंट होता है, E इंटू डी होता है, ठीक है। इसको हम डायरेक्शन लाइन से प्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं हम लोग। तो देखिए हेलो एल्केन के अंदर आता है डाइपोल मोमेंटम का केस, तो डाइपोल मोमेंटम हेलो एल्केन में क्लोरीन की ज्यादा होती है, डायरेक्ट याद रखना, मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्लोरीन की कम होती है, फिर आपकी ब्रोमीन और फिर आपकी आयोडीन। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आया हूं भाई, क्योंकि भाई अब डिटेल में चलेंगे, मैं रीजन बताऊंगा कि भाई जबकि पोलैरिटी सबसे ज्यादा इसकी, अगर हम पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखें, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो CH3F की ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, ठीक है लाड लो, और फिर CH3I की। अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं लाड लो, इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं, तो बट डाइपोल मोमेंटम का केस क्यों चेंज हो गया, मेरी समझ में ये नहीं आया भाई, है ना। बहुत से बच्चों के माइंड में यही आ रहा होगा कि डाइपोल मोमेंटम का केस क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई डाइपोल मोमेंटम का केस इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि जो इनके बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये बहुत स्मॉल साइज रखता है, स्मॉल साइज है भाई इसका, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करता है, ये चीज ज्यादा रखना बहुत ज्यादा है। तो इनके बीच में थोड़ा रिपल्सन, बताते कि रिपल्सन होता है तो थोड़ी दूरी बढ़ जाती है, इसलिए डाइपोल मोमेंटम किसकी ज्यादा हो जाती है, क्लोरीन की। आप बोल देना वेरी स्मॉल साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए आप ये भी रीजन दोगे तो आपका आंसर बहुत अच्छे होगा। ये ऑर्डर याद रखना भाई, कई बार ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। ये तो आपका एल्केन के कॉन्सेप्ट में हो गया। अभी बात करते हैं एल्केन्स के कॉन्सेप्ट में। भाई 3 कॉन्सेप्ट आते हैं एल्केन्स में भाई, याद रखना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे क्लोरोबेंजीन में, और एक पैरा पे। भाई ये तो डाइपोल मोमेंटम इसकी तो होती है 0। अच्छा इन दोनों, अब देखो डाइपोल मोमेंटम ये है, इसकी डाइपोल मोमेंटम 0 हो जाती है। मैं आपको एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैंने कहा ना डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस ऐसे जाएगी, देखो आप इस डायरेक्शन को ऐसे ले जाओ, इसको ऐसे ले जाओ, कैंसिल आउट होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव, इसको ऊपर ले जाओ, इसके ऊपर ले जाओ, इसकी इधर ले जाओ, इसकी इधर ले जाओ, तो ये डायरेक्शन से सब क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड एंगल, जिसका बॉन्ड एंगल कम होता है, जिसका बॉन्ड एंगल कम होता है उसकी डाइपोल मोमेंटम भी ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंटम किसकी है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन की, इसकी कैंसिल आउट हो गई। फिर किसकी है, मेटा की है, मेटा की।
तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, बस एक हैलोजेंस के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट ईथर में आता है, ईथर भी डाइपोल मोमेंटम को शो करता है। किसको शो करता है भाई? डाइपोल मोमेंटम को शो करता है। याद रखिएगा, ईथर के अंदर भी जो लॉन पेयर्स होते हैं वो इस तरीके से ऊपर जाते हैं, कैंसिल आउट नहीं होते हैं, इसलिए इसकी डाइपोल मोमेंटम भी क्या होती है? ये डाइपोल मोमेंटम को शो करता है। किसको शो करता है? अगर हम डाइपोल मोमेंटम का पर्टिकुलर केस देखते हैं तो एक फॉर्मूला भी आता है, म्यू इक्वल टू, डाइपोल मोमेंटम की बात करें तो म्यू1 स्क्वायर प्लस म्यू2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा बॉन्ड एंगल्स में, और ये स्क्वायर रूट, इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो भी हमारा डाइपोल मोमेंटम की तरफ ही चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास भाई बहुत सारी चीजें हैं डाइपोल मोमेंटम को लेकर के, बस दो ही कंसेप्ट में हम डाइपोल मोमेंटम को यहां पर डिस्कस करते हैं। हमारे सिलेबस में जो डाइपोल मोमेंटम है वो दो कॉन्सेप्ट्स में है डियर। तो ये जो था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई उसकी सिमैल क्या है, मतलब सिमैल के क्वेश्चंस आते हैं। सिमैल का मैंने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं देखा है। ठीक है, हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, एक कंपाउंड हमारा आता है, उसका स्पेशल कंपाउंड है डाइजोनियम सॉल्ट। आपने देखा सुना होगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट जो एक स्पेशल कंपाउंड है भाई, जो कि क्या शो करता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंडों से हट करके थोड़ी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे मैं अब आपको बताऊंगा डाइजोनियम सॉल्ट, भाई डाइजोनियम सॉल्ट कुछ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसको बोलते हैं BDS, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। में देखो, पहली बात तो ये बहुत अच्छा कंपाउंड है, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को शो करता है, गेटरमैन, सैंडमेयर, बाल-साइमंस, कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग में दो पेयर होते हैं, एक येलो कलर की डाई बनती है और एक हमारी ऑरेंज कलर की डाई बनती है, तो वो सारी बहुत सारी रिएक्शंस को शो करता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट, ये पहली बात। तो मैं आपको बता दूं, एक सॉल्ट है। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एकमात्र कंपाउंड। ये केवल कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब सॉल्युबल होता है ना। अगर आपने हल्का सा वार्म भी कर दिया ना साहब, तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो किसमें? गर्म पानी में भी नहीं डाल सकते, स्टेबल ही नहीं रहता भाई साहब। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, क्योंकि भाई सॉल्ट है, क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, ये आपको 0.05 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टेबल रहता है मोस्टली केसेस में, इसको तभी बनाया जाता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी विशेषताएं है भाई, ये थोड़ी जनरल अलग टाइप की प्रॉपर्टी, क्योंकि बिकॉज ये क्या है? सॉल्ट है भाई, सॉल्ट है। क्या है लाडली? सॉल्ट है। ठीक है, आप कहोगे कि कौन सा कंपाउंड फिर डाइजोनियम सॉल्ट का रूम टेम्परेचर स्टेबल रहता है? तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के अंदर एक आता है फ्लोरो डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि फ्लोरोबेंजीन्स, यानी कि डाइजोनियम का कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है ड्राई और रूम टेम्परेचर। फ्लोरोबोरेट डाइजोनियम सॉल्ट। चलिए भाई, ये थी भाई हमारी, आपने देखा, सुना, समझा कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज थी हमारी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चंस थे हमारे। ठीक है भाई, तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स मैंने आपसे फिजिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अभी अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चंस। थैंक यू। प्लीज बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि आपके साथ जुड़ने वाले जितने भी 12th के बच्चे डियर अपने दोस्तों को भी भेजें। भाई हो सकता है कोई पास होने की कगार को ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए जहां पर वो ड्यू टू करके लिख के भी आ जाएगा, ये नहीं पानी में घुल रहा है, ये घुल रहा है, ड्यू टू दिया एच बॉन्डिंग। तो मैं सोचता हूं कि पास होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बहुत एक्यूरेसी है, बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं है, बट पास होने के लिए एक मैराथन है, एक बहुत अच्छी क्लासेज है। थैंक यू बेटा।